जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, हम लोग के द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्नों का सिलसिला। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, यानी कि केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था दोस्तों, वह कौन सा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1909 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था दोस्तों। पहले यह द्वैध शासन प्रांतों में था, तो उसको हटाकर कहाँ किया गया दोस्तों, केंद्र में कर दिया गया। आइए देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो केंद्र में द्वैध शासन हो गया था। पहला बिंदु यही रहेगा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। दोस्तों पहला बिंदु यही याद रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा संघीय न्यायालय की भी प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, बर्मा को भारत से अलग। दोस्तों बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था किसके अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही दोस्तों। इसमें एक और पॉइंट आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का जो प्रावधान आया था दोस्तों, वह भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही आया था। प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों। तो ये चार बिंदु है। पहला बिंदु याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किसके अंतर्गत आया था दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है संघीय न्यायालय, संघ में जो न्यायालय की स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था दोस्तों। उसके बाद में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दोस्तों। और प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का जो प्रावधान आया था दोस्तों, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही आया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में भी कुछ देख लेते हैं, कुछ मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं उसमें से जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए में है दोस्तों 1909 का अधिनियम। दोस्तों सबसे पहले 1909 के अधिनियम को ये जान लेते हैं कि इसको एक और नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों 1909 के भारत शासन अधिनियम जो था उसको एक और नाम क्या है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग से मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 1919 का अधिनियम। 1909 तो देख लिया दोस्तों। अब है 1919 का अधिनियम में क्या क्या है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट इसमें। तो द्विसदनीय व्यवस्था,
द्विसदनीय व्यवस्था, ये आप लोग इसमें ध्यान में रखिएगा कि द्विसदनीय व्यवस्था किसके अंतर्गत आया था दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आया था दोस्तों। इसमें कौन आया था, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान आया था दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही आया था। 1919 के अधिनियम का एक और नाम होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी उसको जाना जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन से व्यक्ति को चुना गया था दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी है एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। अगर दोस्तों इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर गौर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिए। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अगर अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो क्या आंसर देंगे, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी पर गौर करते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी में राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। संविधान सभा का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछा जाता है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर गौर करते हैं तो डी में है राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था, यानी कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में यह बात कहा था कि वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए ही स्थगित कर देना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। पूछा गया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन, यानी कि समवर्ती सूची जो संविधान में लिया गया है दोस्तों वह कौन से देश से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इटली, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें एक और याद रखेगा, प्रस्तावना की भाषा पूछा जाता है, प्रस्तावना की भाषा दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो कहाँ, अमेरिका से लिया गया। अगर प्रस्तावना की अगर भाषा पूछेगा दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 होगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, यानी कि अनुसूचियों के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अभी कुल कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 12, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 18, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 12। अब ये संविधान में कितना अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, 12 गो अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत में संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची था दोस्तों, बार बार संशोधन करके उसको बढ़ा दिया गया। अब कितना हो गया दोस्तों, 12 गो अनुसूची हो गया। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, यानी कि समवर्ती सूची में 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इस ऑप्शन में से कोई एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में उसको रखा गया। पहला ऑप्शन है दोस्तों कृषि, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पुलिस, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों। शिक्षा को कहाँ रखा गया दोस्तों? समवर्ती सूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 होगा दोस्तों। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों? कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 310 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान किया गया दोस्तों अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना दोस्तों? अनुच्छेद 312। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यानी कि पंचायतों को जो संविधान से जो दर्जा मिला दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसको मिला है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 226, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अनुच्छेद 239, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनुच्छेद 219। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया है पंचायतों के लिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 होगा दोस्तों। यह क्या है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी कि 4 गो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है दोस्तों। इसमें से कोई एक शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित नहीं है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है समाजवादी, ये तो है। ऑप्शन नंबर पंथ निरपेक्ष, ये भी है दोस्तों। प्रभुत्व संपन्न, ये भी है दोस्तों। लोक नियोजन नहीं, ये गलत है, ये गलत दिया हुआ, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। लोक नियोजन जो होता है इसमें, लोक कल्याण इसमें नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका प्रावधान किया गया दोस्तों, लोगों का कल्याण के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या ये 10 होगा दोस्तों। पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? पूछा गया है दोस्तों कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है कौन है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जनता है, दूसरा है संविधान है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों संसद, और अगला लास्ट ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जनता है दोस्तों, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है? यानी कि राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह कहाँ निहित होती है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कैबिनेट में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों व्यवस्थापिका में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उच्च सदन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में ही निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? यानी कि कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है। पूछा गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ निहित होती है? यानी कि नए राज्यों का जब गठन का शक्ति है वो कहाँ पर निहित है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों संसद में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मंत्रिपरिषद में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ निहित है दोस्तों? संसद में, संसद।
संसद में नहीं थे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, यानी कि नए राज्यों का गठन की शक्ति कहाँ नहीं थे दोस्तों, संसद में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, पढ़ते हैं क्या है। भारतीय संविधान कैसा है, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है कठोर है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लचीला है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नहीं कठोर है नहीं लचीला है, ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 होगा दोस्तों। क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कशन करवा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम इसको पूछा ही गया है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1956 में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1960 में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1962 में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1978 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर 1956 में। 1956 में ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया, यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटों का प्रावधान किया गया, यानी कि आरक्षित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 20, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 26, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 30, या ऑप्शन नंबर डी में कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा इसका। 26 को सीट है जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है दोस्तों आरक्षित किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, कितना सीट दोस्तों 26 सीट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। पढ़ते हैं क्या है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, यानी कि कौन सा संशोधन के अंतर्गत है दोस्तों, वो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 35वें संशोधन के अंतर्गत, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 35वें कब हुआ था दोस्तों, 1974 में। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1974 में ही सिक्किम को 35वें संशोधन के अंतर्गत भारत में एक नया राज्य उसको बनाया गया था दोस्तों। सिक्किम को 35वां संशोधन था, 1974 में हुआ था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को कब गठन किया गया था दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 1950, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1953, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1956, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1961। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। कब किया गया था, 1953 में। भी बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। भारतीय संविधान में कैसा नागरिकता का प्रदान किया गया है, कैसी नागरिकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोहरी नागरिकता जो होता है अमेरिका का है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। क्या कहता है, पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अनुच्छेद 21, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 19 में, अनुच्छेद 19 में प्रेस का स्वतंत्रता के बारे में बताया। कहीं कहीं 19 का क भी दे देता है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। अगर 19 ए और क देगा तो यही आंसर लगाइएगा। 19 के क में दिया गया प्रेस की स्वतंत्रता। एक अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है दोस्तों निजता का अधिकार, इसमें दिया गया निजता का अधिकार, निजता का अधिकार।
अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है दोस्तों? निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसको कहते हैं, निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध है दोस्तों। अनुच्छेद 20 है जो है, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध, उसके लिए प्रावधान इसमें किया गया। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध का प्रावधान किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है दोस्तों? यानी कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अनुच्छेद 16, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता होता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है दोस्तों। इसमें एक और है, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है दोस्तों कि मूल वंश जाति धर्म के आधार पर प्रतिषेध, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया दोस्तों लोक नियोजन से संबंधित है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 17, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 17 कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत के बारे में बताया गया दोस्तों। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों संसद, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह न्यायपालिका है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। पूछा गया है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? यानी कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद के द्वारा कब पारित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1971, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1976, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1979, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1981। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था दोस्तों, 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? यानी कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 25वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों? पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके कम से कम कितना आयु का व्यक्ति का होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। आइए दोस्तों कुछ इसमें मुख्य बिंदु बता देते हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अगर इतना बनना है तो इस सब के लिए कितना वर्ष आयु होना चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। 35 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी बन सकता है और राज्यपाल भी बन सकता है दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा तथा विधान परिषद, राज्यसभा तथा विधान परिषद के आयु होना चाहिए दोस्तों 30 वर्ष।
ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, चाहे बनता है, तो उसका उम्र कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष, नहीं तो विधान परिषद के लिए भी, दोनों के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 वर्ष होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब आइए यहाँ लोकसभा तथा विधानसभा, इसके लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसका आयु कितना होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। और विधानसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। तो वही लोकसभा से बनता है क्या? प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री के लिए कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। और विधानसभा से क्या बन जाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए भी कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।